तो आज हम जरा फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा के पीछे जो अलग अलग सोचने के तरीके हैं, जो फलसफे हैं, उन पर बात करने वाले हैं। हाँ, ये काफी दिलचस्प विषय है। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ लेख हैं जो आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, ह्यूमनिज्म जैसी विचारधाराओं को देखते हैं। आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और मानवतावाद। बिल्कुल। और हमारा मकसद है कि भाई ये अलग अलग नजरिए फिजिकल एजुकेशन को कैसे देखते हैं, कैसे उसे शक्ल देते हैं और सिखाने के तरीकों पर इनका क्या असर पड़ता है। सही बात है। क्या ये सिर्फ शरीर के लिए है या मन के लिए भी, या फिर पूरे इंसान के लिए? बिल्कुल। तो इसी की पड़ताल करते हैं। चलिए आदर्शवाद से शुरू करते हैं। आइडियलिज्म, हाँ, ठीक है। ये वो सोच है जो मन, आत्मा, नैतिक मूल्यों इन पर ज्यादा जोर देती है। मतलब शरीर से ज्यादा जरूरी मन को मानती है। प्लेटो का नाम इससे जुड़ा है। बिल्कुल। और फिजिकल एजुकेशन के लिहाज से देखें तो ये काफी अलग नजरिया है। यहाँ पर शारीरिक गतिविधियां, खेलकूद, वो सिर्फ कसरत नहीं है। अच्छा। हाँ, वो एक तरह से चरित्र बनाने का जरिया है। जैसे हमारे सोर्सेज में भी बताया गया है कि खेल के मैदान में साहस कैसे आए, ईमानदारी, टीम के साथ काम करना, अनुशासन, ये सब गुण। मतलब खेल के बहाने वैल्यूज सिखाना। एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसमें टीचर का रोल भी सिर्फ कोच का नहीं है, वो एक नैतिक आदर्श, एक रोल मॉडल की तरह है। उसका काम है इन मूल्यों को बच्चों में उतारना। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आदर्शवाद में कुछ खास तरह के खेलों को ज्यादा अहमियत दी जाती होगी जो शायद चरित्र निर्माण में बेहतर हो? हाँ, ये मुमकिन है। मतलब ऐसा जिक्र मिलता है क्योंकि जोर दिमागी और नैतिक विकास पर है। तो शायद उन एक्टिविटीज को प्राथमिकता दी जाए जो सीधे सीधे अनुशासन सिखाएं, टीम वर्क सिखाएं, बजाय उनके जो सिर्फ फिजिकल स्किल पर हो। हाँ, शायद कह सकते हैं। पाठ्यक्रम भी इसी हिसाब से बनेगा कि बुद्धि और चरित्र दोनों साथ साथ बढ़ें। अच्छा, तो ये तो हुई आदर्शवाद की बात। लेकिन अगर हम मन की जगह प्रकृति को ही सब कुछ मान लें तो फिर आता है प्रकृतिवाद, नेचुरलिज्म। हाँ, जो आदर्शवाद से काफी अलग है। बिल्कुल। रूसो, हर्बर्ट स्पेंसर जैसे नाम इससे जुड़े हैं। ये क्या कहता है? देखिए, प्रकृतिवाद का मानना है कि भाई असली सच्चाई तो प्रकृति में है। नेचर ही अल्टीमेट रियलिटी है। और शिक्षा जो है वो बच्चे के स्वाभाविक विकास, उसके नेचुरल इंक्लिनेशन के हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ शरीर का क्या रोल है? यहाँ शरीर और अनुभव यानी एक्सपीरियंस बहुत अहम हो जाते हैं। शारीरिक विकास को मानसिक विकास जितना ही उतना ही जरूरी माना जाता है। मतलब वो अलग नहीं है। अच्छा। तो इसलिए जैसा हमारे सोर्सेज में लिखा है, जोर किस पर होगा? बच्चों की रुचि, उनकी क्षमताओं के हिसाब से सिखाना। जैसे बाहर खेलने देना, प्राकृतिक माहौल में फ्री प्ले, चीजें एक्सप्लोर करने देना, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। तो मतलब रटे रटाए ड्रिल या नियमों से ज्यादा जरूरी बच्चे का अपना अनुभव है? बिल्कुल। स्वतंत्रता, क्रिएटिविटी, आत्मनिर्भरता, इन चीजों को बढ़ावा देना इसका लक्ष्य है। जो बच्चे में नेचुरली है उसे बाहर लाना। और फिजिकल एजुकेशन इसमें कैसे फिट होती है? वो एक जरिया बन जाती है बच्चे को प्रकृति से जोड़ने का। बाहर खेलना, दौड़ना, कूदना, ये सब नेचुरल है। दिलचस्प। तो आदर्शवाद मन पर, प्रकृतिवाद शरीर और अनुभव पर। अब तीसरा नजरिया मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, कार्ल रॉजर्स, अब्राहम मैस्लो। हाँ, ये किस चीज को केंद्र में रखता है? मानवतावाद का फोकस है इंसान, मतलब मानव, उसकी गरिमा, उसकी आजादी और उसका अपना पोटेंशियल, उसका व्यक्तिगत विकास। तो यहाँ सिर्फ शरीर या सिर्फ मन नहीं, यहाँ बात होती है इंसान के समग्र विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। शारीरिक भी, भावनात्मक भी, सामाजिक भी और संज्ञानात्मक यानी दिमागी भी। सब कुछ। हाँ, सब कुछ। और एक बड़ा लक्ष्य होता है आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। मतलब व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को पहचाने और उसे हासिल करे। और फिजिकल एजुकेशन इसमें मदद कर सकती है। अच्छा, यहाँ टीचर का रोल कैसा होगा? आदर्शवाद में तो वो नैतिक आदर्श था, प्रकृतिवाद में शायद थोड़ा पीछे रहता था। हाँ, मानवतावाद में टीचर एक गाइड की तरह है, एक मददगार, एक फैसिलिटेटर। वो सत्ताधारी नहीं है। माहौल कैसा होता होगा फिर क्लास का? माहौल ऐसा जहां बच्चे का आत्मसम्मान बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े। जो एक्टिविटीज होती हैं वो आपसी समझ, सहयोग, इंटरपर्सनल स्किल्स को बढ़ावा देने वाली होती हैं। जैसे सहकारी खेल, कोऑपरेटिव गेम्स, ग्रुप में बातचीत करना, रिफ्लेक्शन करना। और हाँ, एक खास बात, यहाँ कंपटीशन और कोऑपरेशन दोनों को जरूरी माना जाता है। अच्छा, मतलब सिर्फ सहयोग नहीं, दोनों, लेकिन बैलेंस्ड तरीके से। जीतना जरूरी हो सकता है
पर आप खेलते कैसे हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं या नहीं, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हमने ये 3 अलग अलग नजरिए देखे, आदर्शवाद, मम और मूल्य, प्रकृतिवाद, प्रकृति और अनुभव, और मानवतावाद, व्यक्ति का समग्र विकास और उसकी क्षमता। हाँ, हर एक का अपना अलग फोकस है, अपना अलग अंदाज है फिजिकल एजुकेशन को देखने का। तो इन सब का सार क्या निकाले हम? देखिए, सार तो यही है कि फिजिकल एजुकेशन के मायने काफी गहरे हो सकते हैं। और अंत में एक सवाल ये उठता है, सोचने वाली बात है, कि आज की जो हमारी भागदौड़ वाली जिंदगी है, जहां शायद हम फिजिकल एजुकेशन को सिर्फ फिटनेस या स्पोर्ट्स तक ही देखते हैं। हाँ, अक्सर यही होता है। तो ये दर्शन हमें क्या सिखा सकते हैं? क्या कोई एक रास्ता बेस्ट है, या फिर इन अलग अलग सोच का एक मिलाजुला रूप, एक ब्लेंड सबसे ज्यादा कारगर हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इन सवालों पर सोचने से शायद हमें शारीरिक शिक्षा का जो गहरा मकसद है, उसे दोबारा समझने का मौका मिले कि ये सिर्फ शरीर की वर्जिश नहीं है, बल्कि चरित्र, प्रकृति से जुड़ाव और इंसान की अपनी संभावनाओं को तलाशने का भी सफर हो सकता है। सही कहा, बिल्कुल।